एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में क्या पढ़ाया जाता है और बाहर की कंट्री में कैसे कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है कि उनका दिमाग रिसर्च ओरिएंटेड बन जाता है। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने वाले हैं और आपके सामने ये दो प्लेट्स हैं। ये दोनों प्लेट्स हैं और एकदम ओरिजिनल प्लेट्स की ये मिमिक कर रही हैं। इसके ऊपर पहाड़ों के टूटे हुए पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं, मिट्टी भी है, घास भी है, सेडिमेंट्स हैं यहाँ पर। और ये दो प्लेट्स हैं। अब ये स्लाइड पास्ट करेंगी ईच अदर। स्लाइड पास्ट करके क्लोजली दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इट टेक्स मैनी हैंड्स टू टीच वन पर्सन। वाकई में जो पढ़ाना है ना, एक इंसान के बस की बात नहीं होती। कम से कम 29 लोगों की रिसर्च टीम लगती है जो इस लेवल का लिथोस्फेरिक स्लैब बनाते हैं। और उसके बाद उस कंसेप्ट को ऐसा समझाया जाता है कि हम जिंदगी भर मरने तक नहीं भूलते। अगर हम अपने प्लैनेट के आउटर सरफेस को देखें तो एक सॉलिड शेल दिखाई देता है। और थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती है कि ये आउटर लेयर, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, एक्चुअली ये ब्रोकन है। ठीक उसी उबले हुए अंडे को जब कहीं पर हल्का सा ठोका जाए तो कैसे उसका बाहर का कैल्शियम का कवच क्रैक हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारे प्लैनेट की ये आउटर लेयर लिथोस्फीयर, ये भी क्रैक है, एक्चुअली ब्रोकन है। और प्लैनेट बहुत बड़ा है, इसलिए मैसिव यानी बहुत बड़ी, रिजिड यानी कठोर स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर। जैसे हम सीमेंट की किसी चीज को स्लैब कहते हैं ना, वैसे ही मैसिव रिजिड स्लैब्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स टूटी हुई तो हैं, पर ये आपस में ऐसे फिट होती हैं जैसे कोई पजल के पीसेस आपस में फिट होते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट दिखाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। आज से पढ़ाई की नई डेफिनेशन है ऐसा कंसेप्ट जो मरने के दिन तक हमसे कोई दोबारा छीन ना सके, हम भूलना भी चाहे तो उसे भुला ना सके। तो आइए मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखाता हूं। सबसे पहले हमने ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल प्लस क्रस्ट, ये लिथोस्फीयर बनाया है। ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब भंगूर हिंदी में, मतलब ये टूट जाता है। ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। और आपके सामने ना ये दो प्लेट्स हैं, एक पैसिफिक की प्लेट है और एक नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। सैन एंड्रियास फॉल्ट है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास है। ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में और ये वाली प्लेट इस डायरेक्शन में, दोनों प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी। इनके मूव होने से एक फ्रिक्शन आता है, प्लेट्स लॉक होती हैं। और यहाँ पर आप इस एरिया को देखिएगा, यहाँ पर भूकंप भी आता है और दोनों दरारों के बीच में फंसकर पत्थर छिलते भी हैं। तो आई वुड लाइक टू शो यू दैट ब्यूटीफुल थिंग। ट्रांसवर्स बाउंड्री ये दो प्लेट्स होती हैं जो इंग्लिश में कहें तो ग्राइंड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को रगड़ते हुए, छिलते हुए अपोजिट डायरेक्शन में पास होती हैं। इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जहां पर सदर्न कैलिफोर्निया, जिसमें लॉस एंजलिस है, वो स्लाइड कर रहा है रफली 2 इंचेस क्लोजर टू नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। हर साल ये गैप 2 इंच से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को छिलते हुए, रगड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। कई बार ये आपस में फ्रिक्शनेटेड लॉक हो जाती हैं, इसमें एनर्जी आ जाती है और ये एनर्जी सडनली रिलीज होती है, जिससे शैलो सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं। तो कई बार ये प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, इम्पैक्ट, और फिर एक प्लेट उसमें से जो वीक है वो टूट जाती है और टूट जाने के बाद इसमें से हल्की सी एनर्जी रिलीज होती है। अब आपके सामने दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स
बिल्कुल सैन एंड्रियास फॉल्ट की तरह हैं। अब हम इनको स्लाइड पास्ट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और आपको यहाँ फोकस करना है कैसे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को रगड़ कर निकलती है और उसमें फ्रिक्शन होता है, लॉक होता है फ्रिक्शन, और फिर फ्रिक्शन रिलीज होता है। पहले तरह के इंटरेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। क्यों? यहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे को रगड़ कर निकल जाती। सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में। यहाँ पे साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, इन दोनों को बांटता हुआ एक बहुत बड़ा गैप है, और यहाँ पर दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को छिल रही हैं, रगड़ रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द प्लेट्स आर स्लाइड पास्टिंग वन अनदर। आप इन एरोज को देख सकते हैं, ये एरोज आपके कंसेप्ट को बहुत क्लियर करेगी कैसे दो प्लेट आपस में स्लाइड पास्ट करती है, जिससे यहाँ पर शैलो सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं जिनका रिक्टर स्केल बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतने एरिया को बहुत प्रभावित करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू सी, अब मैं दोनों प्लेट्स को सरका रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए ये पूरा इलाका कैसे टूट रहा है, और टूट कर ये स्लाइड पास्ट हो रही हैं, और स्लाइड पास्ट होकर गुजर रही हैं, एक दूसरे को छिल रही हैं। ठीक है, ये छिल रही हैं, स्लाइड पास्ट हो रही हैं। और इतने इलाके में देखिए कैसे भूकंप आ रहा है, देखिए इतने इलाके में कैसे शैलो सीटेड अर्थक्वेक, जिसका रिक्टर स्केल ज़्यादा नहीं है, वैसा भूकंप आ रहा है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स उन सारे एविडेंसेस को जमा करता है जिन एविडेंसेस को अल्फ्रेड वेगनर के मरने के बाद वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जमा किया गया। और ये लिथोस्फीयर का बना हुआ है। लिथोस्फीयर में दो चीजें होती हैं, हम जानते हैं, दोनों रिजिड होती हैं, दोनों सॉलिड होती हैं। एक तो आउटर मोस्ट क्रस्ट होता है, क्रस्ट, और दूसरा मेंटल। मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन मेंटल का, ये भी सॉलिड होता है, ब्रिटल होता है। तो सॉलिड और सॉलिड यानी सॉलिड क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपर वाला सॉलिड पार्ट मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। इस वर्ड को अगर हम लिख कर ही देखें तो लिथोस का मतलब होता है पत्थर, स्फीयर मतलब जहां पर सॉलिड ब्रिटल पत्थर मिलते हैं। लेकिन ये प्लेट जो है आउटर लिथोस्फेरिक प्लेट, अब हम क्रस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि क्रस्ट के साथ इसमें अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल भी शामिल है। इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, और ये पीसेस को हम प्लेट्स कहते हैं। हम इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, या फिर साइंस में एक और नाम इनके लिए आता है टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, या फिर हम सिंपली इनको प्लेट्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस दरार में जो पत्थर आपस में टकराते हैं वो छिलते हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेरी तरफ देखें, बिल्कुल छिल कर ये पत्थर ऐसे पॉलिश हो जाते हैं। दिस इज हाउ द स्टोन्स दे लुक लाइक व्हेन दे आर इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू थिंग्स। इसमें जब रगड़ते हैं, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट का पत्थर है, वहां से आया हुआ है, आपको खरीदना पड़ता है इसको। ये चिकनापन इसका बता रहा है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स में कितनी ताकत होती है, और ये ऐसे रगड़ कर गुजरती है और बड़े बड़े एरियाज में फ्रैक्चर और फॉल्ट आते हैं। आई होप आपको ये दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स और उसके बीच का घर्षण बहुत अच्छा समझ में। तो अब आपके सामने हमने एक सेटअप लगाया हुआ है जहां पर ये यूरो एशियन प्लेट है, ये तिब्बत वाला भाग है, और ये इंडियन प्लेट है जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर 5 सेंटीमीटर पर ईयर यूरो एशिया की तरफ धीरे धीरे सरक रही है या खसक रही है, स्लाइडिंग टुवर्ड्स यूरो एशिया। और वहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जो लगातार नया मैग्मा बना बना के इसको सरका रही है। एक जमाना ऐसा आया कि यूरो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक बहुत बड़ी गैप आई, जिस गैप में पानी भर गया, और पानी अपने साथ तिब्बत की भी डेब्री लाता और इंडियन प्लेट की भी डेब्री लाता। डेब्री का मतलब होता है टूटे हुए रॉक्स, पेड़ों की टहनियां, और हर वो तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट, पत्थर के टुकड़े, रेत, हर चीज यहां आती। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये डेब्री टिथी सी में कैसे जमा होती थी, क्योंकि हिमालय पे जाने वाले माउंटेनियर्स ने ये बात बताई है कि एक बार हमने
हिमालय की चोटी पर एक कुल्हाड़ी मारी तो वहां से फिश का कंकाल बाहर आया, फिश का फॉसिल बाहर आया। सवाल यह है कि फिश हिमालय के इतने ऊपर गई कैसे? तो उसका जवाब टिथीज सी में। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अर्थ के क्रस्ट को 7 लार्ज प्लेट्स में डिवाइड किया गया है और कम से कम डजन्स ऑफ स्मॉलर प्लेट्स हैं। और इन प्लेट्स के बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी डायनामिक है, वायलेंट है। बस यहीं पे अर्थ बनती और टूटती है। इस रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्लेट्स और 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज को देखने का ही ये चैप्टर है। एक बाउंड्री को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाने वाली। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये तब मिलती है जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती है। When 2 plates they move away from each other. And डाइवर्जिंग प्लेट्स जो हैं ये जब दूर जाती हैं तो बीच का हिस्सा सिंक होता है। जब वो सिंक होता है तो वहां पे रिफ्ट वैली मिलती है। रिफ्ट का मतलब ही होता है नीचे धसी हुई, गिरी हुई। जाहिर सी बात है, जब आप 2 चीजों को एक दूसरे से अलग ले जाएंगे तो बीच की चीज जो है वो गिर जाएगी, बैठ जाएगी। उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और ऐसी एक रिफ्ट वैली, एक ऐसा धसा हुआ पार्ट अफ्रीका में है जिसको हम ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका कहते हैं। और ये स्प्रेडिंग अगर कंटिन्यू होता रहा, यानी ये दोनों प्लेट्स अगर आपस में एक दूसरे से दूर जाती रही, तो धीरे धीरे इंडियन ओशियन इसके अंदर आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब इंडियन ओशियन इस रिफ्ट को, यानी ईस्टर्न हॉर्न, हॉर्न यानी सिंग कहते हैं, ईस्टर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका को एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाकर अफ्रीका से दूर कर दे। ये पहली बाउंड्री है जो हमको पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हवाओं ने भी इन डेब्री को उड़ाकर इसमें डाला। ये इंडिया की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं जो पेड़ों के पत्ते, टूटी हुई टहनियाँ और धूल और मिट्टी और रेत और पत्थर लाकर टिथीस में गिराती। अब आप ये टिथीस में डेब्री देखिए। लेकिन तिब्बत वाली साइड से कुछ और हुआ। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम तिब्बत का ग्लेशियर बना रहे हैं। तो ये तिब्बत की प्लेट है और तिब्बत की प्लेट पे काफी वजन रखा हुआ है। और ये जो काफी वजन है तिब्बत की प्लेट पे, जब ये ग्लेशियर का वजन है, तो जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ बहुत सारी डेब्री को बहा के झरने बनाकर इसमें गिराते। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने तिब्बत की प्लेट्स पे ना बहुत सारे ग्लेशियर्स रखे हुए हैं। तो ये तिब्बत की प्लेट के जो ग्लेशियर्स हैं, अब ये मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे इनमें पानी रिस रहा है और पानी अपना रास्ता बनाता है। तो यहाँ नदियां बनती हैं और इन नदियों ने क्या किया, ट्रिकल होके धीरे 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 इस डेब्री को टिथीस में गिराया। टिथीस में गिराया। एक और तीसरी तरह का कॉन्वर्जेंट होता है जिसमें कोलिजन होता है बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। क्रैशिंग इनटू यूरोएशियन प्लेट, जहां पर हिमालयाज फॉर्म होते हैं। ये कॉन्वर्जेंट है और दोनों ही कॉन्टिनेंटल है। एशिया की भी प्लेट कॉन्टिनेंटल है, इंडिया की भी प्लेट कॉन्टिनेंटल है, और दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो रही है, जैसे कि आप सिंबल देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ पर इंडिया की प्लेट थोड़ी सी नीचे गई है और नीचे से उसने एशिया की प्लेट को उठा दिया है। तो एशिया की प्लेट का जो हिस्सा ऊपर उठा है हम उसको तिब्बत कहते हैं। और आगे नहीं जा पा रही है इंडिया की प्लेट, तो माउंटेन्स राइज हो रहे हैं और एक के बाद एक 3 माउंटेन रेंजेस हमको हिमालयाज में मिलते हैं। पहले माउंटेन रेंज जो इनर हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालयाज और हिमाचल है, और फिर एक आउटर हिमालयाज है। सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका यही वाला है जहां पर 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकरा रहे। लेकिन साउथ अमेरिका के पास एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अगर आप देखें अपना मैप निकाल कर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ऊपर में पैसिफिक की प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही और नीचे में पैसिफिक की प्लेट जो है ये साउथ अमेरिका से टकरा रही। वहां पर आपको ट्रेंच मिल जाएगी ब्लू कलर की, पानी में डूबी हुई, जिसे हम मशहूर पेरू चिले ट्रेंच कहते हैं। और साउथ अमेरिका ये एक सबडक्शन जोन है जहां पर हम जानते हैं कौन नीचे जा रहा है।
पैसिफिक की प्लेट भारी है इसलिए वो नीचे जा रही। नाज़का प्लेट, पैसिफिक के प्लेट के एक टुकड़े को कहते हैं नाज़का प्लेट। ओशियन में ओशनिक क्रस्ट डेंस होता है, हैवी होता है। साउथ अमेरिकन प्लेट में आप इस साइड देखेंगे तो कॉन्टिनेंट है, तो नाज़का वाली प्लेट नीचे जा रही है, और नीचे जाएगी तो क्या होगा हम जानते हैं, मेंटल उसको गर्मी से पिघला देगा, उसका क्रस्ट पिघलेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, मेंटल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर वो धीरे धीरे जमा होकर सारे क्रीवेसिस में से, सुराखों में से, जहाँ से जगह मिल जाए जमा होकर एक दिन इतना जमा होगा कि वो माउंटेन की तरह ऊपर आकर वोल्केनो बनाएगा, और वोल्केनो से निकलने वाला लावा जो है वो नया माउंटेन तैयार करेगा। इस पर से बहती हुई नदियां अपने साथ डेबरी को बहा के लाती, और जब डेबरी को बहा के लाती तो वो टिथीस में गिराती, और जब वो टिथीस में गिराती डेबरी को, तो देखिए ये देख रहे हैं टिथीस में कितनी सारी डेबरी जमा होती जा रही है। अब ये डेबरी है जो ग्लेशियर्स के मेल्टेड वाटर से बहकर आई है टिथीस में, और ये हवाओं ने उड़ाकर, यहाँ भी नदियां थी तो नदियों ने उड़ा उड़ाकर इसमें गिराया है, तो यहाँ से ये डेबरी को उड़ा उड़ाकर नदियों ने अपने अंदर गिराया है, और यहाँ काफी सारा मैटर जमा हो गया। इन दोनों प्लेट्स के करीब आने की देर है, और ये टिथीस सी की डेबरी आपस में, देख रहे हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये आपस में राइज, जैसे हमारी ये लेबल राइज हो रहा है ना, ठीक उसी तरह इस डेबरी का हिमालयाज, देख रहे हैं हिमालयाज राइज हुआ 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 सेंटीमीटर पर ईयर। और मैं चाहता हूं ऊपर वाले एंगल से देखें कि बीच में ये डेबरी देखिए कैसे दब रही है और पिस रही है दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में। तो अब आप देखेंगे यहां पर टिथीस काफी प्रेस हो गई, पर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे गुजर रहे हैं, और दोनों प्लेट्स और करीब आते जा रही हैं, तो हिमालयाज उठ रहे हैं। हिमालयाज की एवरेज हाइट है 3600 से 5400 किलोमीटर तक, लेकिन कम से कम ऐसे 92 पीक्स हैं जो 6000 मीटर से ऊपर हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा पीक हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, तो वो 3600 से लेकर 5400 तक, और फिर 8848 मीटर तक कैसे हिमालयाज राइज हुए। तो देखिए ये दोनों प्लेट्स आपस में स्क्वीज हो रही है, और ये देखिए कैसे हिमालयाज ऊपर आ रहे हैं। तो अब देखिए ये हिमालयाज कैसे टिथीस सी की डेबरी को प्रेस करने से उठ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कैसे उठ रहे हैं। अब यहां पर ऐसे 3 हिमालयाज हैं, सबसे अंदर के जो हैं वो द ग्रेट हिमालयाज, बीच के जो हैं वो द मिडिल हिमालयाज, हिमाचल भी कहते हैं उसे, और तीसरे को कहते हैं शिवालिक्स। और दो प्लेट्स के करीब आने से देखिए कैसे ये माउंटेन्स राइज हो रहे हैं, ये देखिए कैसे माउंटेन्स राइज हो रहे हैं। तो जहां दो प्लेट्स मिलती हैं वहां किसी समुंदर में पड़ा हुआ मलबा दबकर राइज होता है, और ये फिश का स्केलेटन ऊपर आता है, इसीलिए जब माउंटेनियर वहां कुल्हाड़ी मारते हैं तो कई बार फिश मिलती है। अब आपको एक और तरह से समझाने के लिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। अब यहां पर गौर से देखना कैसे वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन्स राइज होते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक शिवालिक यहां राइज होंगे, एक हिमालय यहां राइज होंगे, और एक हिमाचल यहां राइज होंगे। 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, देख रहे हैं। और देख रहे हैं ये दोनों के प्लेट्स के करीब आने से ये कितना बड़ा हिमालय है। जो राइज हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो ये शिवालिक हैं, ये हिमाचल है, और ये सबसे ऊंचे
द ग्रेट हिमालयाज है, और इनके बीच में आप देखेंगे ना तो सिंक्लाइन है। तो इसे कहते हैं ऊंचाई, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, फिर एंटीक्लाइन। और पता है इसके ऊपर बर्फ होती है, और जब सूरज यहाँ आता है तो उसकी तपिश से ये बर्फ पिघल कर यहाँ नदियां बनकर इन सिंक्लाइन या वैलीज में बहती हैं। तो ये दो प्लेट्स के बीच में ये है फॉर्मेशन हिमालय, हिमाचल और शिवालिक्स का। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? क्या ये सॉलिड है? नहीं। क्या ये लिक्विड है? नहीं। ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है। इसे जितना आप चलाते रहें उतना ये लिक्विड जैसा होता है, जितना रोक दें उतना ये सॉलिड हो जाता है। तो ये है वो जेली लाइक, प्लास्टिक लाइक, असफाल्ट लाइक। आप बिल्कुल यहाँ एस्थेनोस्फीयर का मेंटल का पार्ट देख रहे हैं, और इसी एस्थेनोस्फीयर के मेंटल के पार्ट पर हमारा लिथोस्फीयर जो है वो स्लाइड करता है, और थिक मोल्टन लेयर ऑफ द सेमी सॉलिड मेंटल, थिक मोल्टन, थोड़ी सी पिघली हुई, जैसे रोड बनाने के वक्त तारकोल या असफाल्ट पिघलता है, ठीक उसी तरह सेमी सॉलिड मेंटल का एक पार्ट होता है जो सेमी सॉलिड होता है, तारकोल की तरह पिघला हुआ होता है, जेली लाइक होता है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड आए हैं। एस्थेनोस्फीयर, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर रिजिड लिथोस्फीयर ये मूव करता है, लेकिन लिथोस्फीयर ये टूटा हुआ है, तड़का हुआ है, जैसे अंडे की आउटर शेल टूटी या तड़की होती है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये स्लाइड करती है स्लो मोशन में एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। लिथोस्फेरिक मैसिव प्लेट्स, रिजिड प्लेट्स, ये वर्ड बार बार रिपीट इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मैसिव, रिजिड, इर्रेगुलर, मतलब इनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, इर्रेगुलरली टूटती हैं और ये घूमती हैं साहब। किसके ऊपर घूमती हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, बड़ी ही स्लो मोशन। कितना स्लो मोशन? यूं कहने 6 इंचेस अ ईयर, एक साल में सिर्फ 6 इंचेस, या जैसे हमारी प्लेट है, इंडिया की प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये है वो प्लास्टिक लाइक, जेली लाइक सब्सटेंस जिसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर स्लाइड पास्ट करता है। तो अब देखिए नीचे से कैसे मैग्मा ऊज हो रहा है और वो लिथोस्फेरिक प्लेट को तोड़ रहा है। देख रहे हैं आप बुलबुले हल्के हल्के, ये कैसे मैग्मा ऊज हो रहा है। तो देखिए आप नीचे से कैसे मैग्मा आ रहा है, और ये जो मैग्मा ऊज हो रहा है ये दोनों प्लेट के साइड में स्टिक हो जाता है और फिर दोनों प्लेट को ढकेलता है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और इस तरह से ये दोनों प्लेट हल्की हल्की दूर जाती है। पर एक सवाल अब दिमाग में ये आता है कि कौन सी ताकत है जो इतने बड़े कॉन्टिनेंटल स्लैब्स को, लिथोस्फेरिक स्लैब्स को मूव करने की हैसियत रखती है। तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। हम कन्वेक्शन को बहुत गहराई से देख चुके हैं। जब भी किसी लिक्विड के नीचे या सेमी मोल्टन चीज़ के नीचे आग लगाई जाए तो नीचे वो हिस्सा उस मटेरियल का जो आग के कांटेक्ट में आता है वो गर्म होकर एनर्जी गेन करके पिघला हुआ लेस डेंस हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जैसी सतह पर पहुंचकर वो अपनी स्टीम बाहर देता है वो फिर से थोड़ा सा डेंस हो जाता है, और इस बार किनारों पर जाकर बीकर के वापस सिंक करता है। चाय का पानी केतली में ऐसे ही उबलता है नीचे से ऊपर, और ऊपर जैसी भाप निकल गई सतह पर फिर वो थोड़ा सा डेंस होके डाइवर्ट होता है, और डाइवर्ट होके फिर नीचे आता है, और नीचे आके आग पर फिर गर्म होके ऊपर जाता है। तो ये इसी तरह ये एस्थेनोस्फीयर के पास बहुत सारा कन्वेक्शन करंट होता है, और ये कन्वेक्शन हॉट मटेरियल जितनी बार आग के चपेट में आता है, हीट की चपेट में आता है, टेम्परेचर गेन करता है तो लेस डेंस होकर राइज करता है, लेकिन राइज इतना फास्ट नहीं करता जितना चाय का पानी राइज करता है, उतना फास्ट नहीं करता, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये मोल्टन मैग्मा है, पत्थरों को मेल्ट करके बनाया गया, और वो राइज करता है, फिर वो कूल होता है, एस्थेनोस्फीयर में अपनी हीट छोड़ता है तो थोड़ा सा कूल होकर डेंस हो जाता है, हल्का सा, अभी भी गर्म है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा सा ठंडा है, फिर डाइवर्ट होकर सिंक होता है, और सिंक होकर फिर हीटिंग सोर्स के पास जाता है।
सर यहाँ तो केटल के नीचे हमने गैस जलाई है या मोमबत्ती लगाई है। अर्थ के अंदर हीटिंग सोर्स क्या होता है, ये राइजिंग और सिंकिंग कर सके इतने मोल्टन मटेरियल को, इसके लिए बहुत हीट चाहिए। इतनी हीट कहाँ से आती है सर? ये कन्वेक्शन सेल्स को कौन एनर्जाइज करता है? तो इसका आंसर बहुत अच्छा है कि आउटर कोर और इनर कोर में जहाँ हैवी मिनरल सिंक होते हैं, और उसमें खासकर हैवी मिनरल में रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डिसइंटीग्रेट होते हैं, जैसे किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो डिसइंटीग्रेट होते हैं या टूटते हैं, उनमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये रिलीज होते हैं, और ये हाई कैपेसिटी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपने साथ वाले बाकी हैवी मिनरल्स को, सबसे ज़्यादा निकेल और आयरन निकेल कोबाल्ट को बहुत गर्म करते हैं, और ये पिघला हुआ आयरन और निकेल मेंटल को गर्म करता है, और फिर मेंटल में चाय की केतली की तरह कन्वेक्शन उठते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे उठते हैं। और जब ये कन्वेक्शन अपनी हीट को रिलीज करते हैं एस्थेनोस्फीयर में, तो एस्थेनोस्फीयर ऊपर आकर लिथोस्फीयर के क्रस्ट को कई जगह तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है तो वहाँ एक डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, जहाँ से नया लिक्विड मैग्मा, मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए रॉक्स, लावा ऊपर आते हैं और सूखते हैं, और ये प्लेट्स लिटरली रिप्ड अपार्ट मतलब टूटती हैं, और वहाँ नया मटेरियल इन दोनों प्लेट्स को अलग अलग दिशा में ढकेलता है। कन्वेक्शन का मोमेंट जो नीचे से आता है, वो कन्वेक्शन एस्थेनोस्फीयर उसमें अपनी हीट छोड़ता है, और एस्थेनोस्फीयर फिर लिथोस्फीयर को तोड़कर नया मैग्मा लाकर, नया मोल्टन रॉक लाकर वहाँ पे ठंडा करता है। ये देखिए ये नया मैग्मा, और ये मैग्मा सॉलिडिफाई होके नया ओशियानिक क्रस्ट बना रहा है, 5 किलोमीटर थिक ओशियानिक क्रस्ट। कैन यू सी हाउ द मैग्मा इज ओजिंग फ्रॉम द डाउन? दिस इज हाउ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर फॉर ऑलवेज। तो देखिए ये कैसे एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा यूज हो रहा है कन्वेक्टिव करंट से, और दोनों प्लेट के साइड में सॉलिडिफाई होके उनको ढकेल रहा है। यहाँ पर नीचे से मैग्मा राइज होता है, जिसको भी अभी हमने देखा, और ये रिप अपार्ट या ड्रिफ्ट अपार्ट, ये मैग्मा गैप में आकर सूखता है, और दो कॉन्टिनेंटल स्लैब्स को, लिथोस्फेरिक स्लैब्स को, प्लेट्स को एक दूसरे से दूर भेजता है। अगर हम अपने रेफरेंस टेबल पे जाकर फिर से देखें तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को देखिए कैसे सिंबल में शोन किया है। मैं उसे ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सैन एंड्रियास फॉल्ट में कैसे दिस बाउंड्रीज दे एक्चुअली वर्क, और एरोज को देखिए कैसे दिखाया गया है। एरोज को ऐसे दिखाया गया है जो इनका एक्चुअल मोशन रिवील करती है। नाउ सेकंड बाउंड्री जिसको हम देखेंगे उसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट टाइप ऑफ बाउंड्री। ये जो कॉन्वर्जेंट टाइप ऑफ बाउंड्री होती है ना, ये थोड़ी सी लिटिल ट्रिकी है, इसको समझना थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको और फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस वजह से कोलाइड करेंगे। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो दो क्रस्ट आपस में टकराएंगे। कौन से क्रस्ट टकराएंगे? हमने अभी अभी देखा था शुरुआत में कि एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है जो थोड़ा सा थिक होता है लेकिन लेस डेंस होता है, और एक ओशियानिक क्रस्ट होता है जो कि थिन होता है लेकिन बहुत डेंस होता है। तो तीन तरह के कोलिजन्स होते हैं। कॉन्वर्जेंट यानी एक दूसरे की तरफ आने वाली कोलाइडिंग प्लेट्स जो होती हैं उसमें तीन तरह की टक्कर होती है, तीन तरह के कॉन्वर्जेंस होते हैं। एक ओशियानिक होता है, एक ओशियानिक कॉन्टिनेंटल होता है, और एक जो होता है वो कॉन्टिनेंटल होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स को मार्क करते हैं। लेकिन जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कॉन्वर्ज करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो किसी एक प्लेट को नीचे की तरफ जाना होगा। सवाल ये है कि सबडक्शन जोन जिसे हम कहने वाले हैं, मतलब वो जगह जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। और ये प्लेट ऐसी छोटी मोटी प्लेट्स नहीं है साहब, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये बहुत बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। तो सबडक्शन जोन में जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, सवाल यह है कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। जवाब कुछ हम जानते हैं, जो प्लेट डेंस होगी, भारी होगी, वो नीचे जाएगी। तो आप इस एनिमेशन को देखिए,
लेफ्ट में एक ओशियनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो आप देखेंगे कि ओशियनिक क्रस्ट क्योंकि ये डेंस होता है, भारी होता है, इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाता है। ओशियनिक क्रस्ट डेंस होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैवियर होता है, डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हैवियर है। और इसमें ना बड़ा ही जिसको कहते हैं डेंस क्रिस्टलाइन रॉक्स का ये बना होता है। तो जब भी दो प्लेट्स कोलाइड होंगी, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक, तो हैवियर ओशियनिक क्रस्ट ये सिंक करेगा अंडर द लाइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जब सिंक करेगा तो नीचे जाने पर क्या होती है, पीछे के लेक्चर से हमारा कंसेप्ट क्लियर है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? जितना हम नीचे जाते हैं उतना कोर के करीब होते हैं और हम जानते हैं कोर बहुत गर्म है। कोर इसलिए बहुत गर्म है क्योंकि वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो रहे हैं। तो जैसे ये प्लेट नीचे जाती है मेल्ट होने लगती है, और जब मेल्ट होने लगती है तो एस्थेनोस्फीयर आते आते ये भी मोल्टन हो जाती है। लेकिन ये जो मेल्टिंग रॉक है ये बाहर के क्रस्ट से आए हैं, बाहर के क्रस्ट से आए हैं, इसलिए मेंटल से इनकी डेंसिटी कम है, ये हल्के हैं। और हम जानते हैं कभी भी किसी हल्की चीज़ को डुबाने की कोशिश करो तो वो डूबती नहीं है बल्कि तैरते हुए ऊपर आ जाती है। इसी तरह ये मेल्टेड रॉक यानी ओशियनिक क्रस्ट ये मेंटल से बहुत कम डेंस है, इसलिए ये मेंटल में पिघल कर समा नहीं पाता बल्कि राइज होता है। और जहाँ से भी उसको जगह मिले वहाँ से ये गर्म गर्म मैग्मा जो अभी अभी ओशियन के क्रस्ट को पिघला कर बना है, और मेंटल उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं क्योंकि उसकी डेंसिटी मेंटल से कम है, वो राइज होने लगता है। और राइज होके जो भी गैप उसको मिलती है वहाँ से वो ऊपर आके कोशिश करता है, और एक दिन जमा होता 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 अचानक से बाहर आता है और बाहर आकर एक माउंटेन की चेन बनाता है। लेकिन ये माउंटेन सादे माउंटेन नहीं होते, दे आर टॉल एंड दीज माउंटेन्स दे आर एक्टिव वॉल्केनोस, दे आर एक्टिव वॉल्केनोस। और जब ये बाहर आता है तो यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, खास जहाँ पर सबडक्शन जोन होता है ना, मतलब ओशियन की भारी डेंसर हैवियर प्लेट जो कॉन्टिनेंट की प्लेट से नीचे जा रही है, तो वहाँ पर एक ट्रेंच बनती है, एक गहरी खाई बनती है, ट्रेंच बनती है। तो जब ट्रेंच बनती है तो दो प्लेट्स के बीच में लड़ाई होती है, जब लड़ाई होती है तो उनमें फ्रिक्शन होता है, एनर्जी लॉक होती है, और एक दिन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रिलीज हो जाती है। तो जो रिलीज होती है यहाँ पे डीप सीटेड अर्थक्वेक आते हैं, यानी बहुत डीप सीटेड, रगड़ कर प्लेट अंदर गई है, उसने एनर्जी को लॉक किया और फिर वो अचानक एनर्जी जोर से खुली। तो सबडक्शन जोन जो है इसमें ओशियनिक प्लेट नीचे जाती। ये तो आसान था, कॉन्टिनेंट और ओशियन, और हम जानते हैं कि ओशियनिक प्लेट भारी होती है। लेकिन सर उसमें कौन नीचे जाएगा जब दो ओशियन प्लेट्स आपस में टकराएंगे, वहां नीचे कौन जाएगा? तो ओशियनिक में एक फॉर्मूला होता है, जो ओल्डर प्लेट्स होती हैं वो सबडक्ट करती है, वो नीचे जाती है। ओल्डर रॉक विल सिंक अंडर द यंगर रॉक भारी होता है तो वो ऊपर की तरफ रहता है, और ओल्ड वाली नीचे जाती है। जब वो नीचे जाती है तो उसका भी वही हाल होता है, उसके क्रस्ट को मैग्मा पिघला देता है क्योंकि उसमें इतनी हीट होती है, मेंटल के अंदर इतनी हीट होती है कि उसका भी क्रस्ट पिघलने लगता है। लेकिन ये पिघला हुआ क्रस्ट मेंटल के अंदर रुक नहीं पाता क्योंकि लेस डेंस है, तो ये राइज होता है, और ये राइज होकर ओशियनिक प्लेट को तोड़कर, मतलब पानी के अंदर, ये वोल्केनो की चेन बनाता है, और ये चेन धीरे धीरे ठंडा होकर एक आइलैंड बनती है, और पूरे वोल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। और ये वोल्केनिक आइलैंड्स मिडिल ऑफ द ओशन में बनते हैं। इस वजह से जब मिडिल ऑफ द ओशन में ये बनते हैं तो लॉट ऑफ एक्टिव अर्थक्वेक, यहाँ पर भी सबडक्शन हो रहा है तो डीप सीटेड अर्थक्वेक आएंगे, और सबडक्टिंग प्लेट वोल्केनो बनकर राइज होगी तो चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। ये चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स हम देख सकते हैं आज, जापान पूरा चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट का जो ओशियनिक स्लैब है उसके नीचे से टूट कर निकल रही है, और वहाँ पे एक सीरीज ऑफ वोल्केनो आए हुए हैं। खासकर जापान जब आप जाएंगे ना तो होन्शु, वहाँ पर आपको वोल्केनोज दिखेंगे, और वो वोल्केनोज में कुछ और नहीं है बल्कि पैसिफिक प्लेट का क्रस्ट है जो पिघल कर बाहर आया। तो जब आप अपने बच्चों को वो वोल्केनो दिखाएंगे तो उनको बताना कि बच्चों ये जो मैग्मा निकल के आ रहा है ना, ये किसी ज़माने में
थोड़े महीने या साल पहले ये पैसिफिक प्लेट के ऊपर का क्रस्ट था जो मेंटल में गया, गर्म हुआ, पिघल गया और ऊपर आकर फिर निकल गया। इसलिए अगर आप साउथ अमेरिका के मैप में इस सबडक्शन जोन, इस ओशियनिक कोस्ट लाइन से पैरेलल देखें तो आपको एंडीज माउंटेन मिलते हैं। ये एंडीज माउंटेन कुछ नहीं है बल्कि नाज़का प्लेट जो नीचे गई है उसका क्रस्ट जब पिघल गया और वो जमा होने लगा तो टूट कर बाहर आया, और टूट कर बाहर आने की जगह नहीं थी इसलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट पर बाहर आया, जिसे हम साउथ अमेरिकन प्लेट कहते हैं। यंगर रॉक जो है वो हमेशा रिज के पास आपको बने हुए मिलेंगे, और ये जो यंगर रॉक्स रिज के पास बनते हैं इनका मटेरियल सेम होता है क्योंकि ये दोनों एक ही लावा से बने हुए हैं। इनकी पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोलैरिटी भी सेम होती है। इनसे जितना हम दूर जाएंगे और इक्वी डिस्टेंट जाएंगे, इक्वी डिस्टेंट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है कि जितना इक्वली हम इनसे दूर जाएंगे तो हमें कुछ देखने को मिलता है। दोनों तरफ रॉक्स की एक एज होती है, दोनों तरफ रॉक्स की मटेरियल सेम होते हैं, दोनों तरफ रॉक्स की पोलैरिटी सेम होती है। अर्थ के मैग्नेटिज्म को ये रिकॉर्ड करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और उसकी मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्स होती है। आज जो नॉर्थ है कल साउथ होगा, कल जो साउथ है आज नॉर्थ है। इस तरह चीज़ें चेंज होती है और अभी भी वो चेंज हो रही है। कनाडा से अब साइबेरिया की तरफ जा रही है। तो जिस तरह भी चेंज होगी, जो मैग्मा आएगा ऊपर और पानी, ठंडे पानी ओशन से वो सूखेगा, लेकिन ठंडा होने लगेगा और क्रस्ट बनाने लगेगा तो उसके पहले उसमें मिनरल्स होते हैं जो अपने आप को अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से अलाइन कर देते हैं। जैसे आज हम मैग्नेटिक नीडल पकड़ते हैं तो वो नीडल अलाइन हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ अलाइन हो जाते हैं। तो इन रॉक्स को तोड़कर हम इनकी पोलैरिटी देख सकते हैं। अगर 2 मिलियन ईयर्स रॉक है तो वो तब की पोलैरिटी बताए, अगर अभी वाला रॉक है तो वो अभी की पोलैरिटी बताए। इस तरह से अटलांटिक ओशियन के मिड अटलांटिक रिज के दोनों तरफ जाने पर हमें रॉक्स का टाइप एक मिलता है, उनका कंस्टिट्यूएंट मटेरियल एक मिलता है, उनकी एज एक मिलती है, उनकी पोलैरिटी एक मिलती है। और इस तरह हमारी अर्थ जो है, यहाँ पर सारे वोल्केनोज वहाँ मिलेंगे जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में कोलाइड हो रही है और एक उसके नीचे जा रही है, या फिर दो आपस में स्लाइड पास्ट हो रही, या फिर दो डाइवर्ज हो रही है। तो स्लाइड पास्ट में वोल्केनो नहीं मिलते, अर्थक्वेक मिलते हैं। और एक जहाँ नीचे जाती है हैवी वाली, खासकर ओशियनिक, वहाँ पे हमको डीप सीटेड अर्थक्वेक मिलते हैं। और एक जहाँ पर दोनों ही कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर भी हमको अर्थक्वेक्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर वोल्केनो बनने में बहुत वक्त लगता है या नहीं मिलते हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जो हम जानते हैं, इसी में हम ये चीज़ों को समझ रहे हैं। आइए गहराई से प्लेट टेक्टोनिक्स को एक बार और रिवाइज करें। मजा आया कि नहीं आया? दिस इज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड मैग्मा सॉलिडिफाइंग इन बिटवीन।